मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 26 साल है। मेरी 17 साल की नंद अचानक प्रेग्नेंट हो गई। पूरे घर पर अचानक कयामत टूट पड़ी। उसे जब भी पूछते कि ये सब किसने किया तो वो डर कर कुछ नहीं कहती। मेरी सास उसे अपने साथ कमरे में ले जाती और उसे अपने पास सुलाती थी। एक रात पति के सर में दर्द था तो मैं दर्द की दवा लेने अपनी नंद के कमरे में चली गई तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरी 17 साल की नंद के साथ तो मेरी सास। मेरा नाम नेहा है। मैं गांव में रहती थी। जब मैं बहुत छोटी थी मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरी परवरिश के लिए मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और उनसे मेरे पापा के 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। लेकिन वो मेरे साथ क्या व्यवहार करती थी इसकी मेरे पापा को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, क्योंकि पापा सुबह को जाकर शाम को आया करते थे। तब मैं थक हार कर सो चुकी होती थी और सुबह मेरे उठने से पहले ही वो काम पर चले जाते थे। मेरे बहन भाइयों का व्यवहार भी मेरे साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। मेरी सौतेली माँ जैसे ही पापा काम पर जाते मुझे चीख कर उठा देती, कहती कि कमबख्त तू कब तक लेटी रहेगी, उठ जा, कब तक बिस्तर पर पड़ी रहेगी, जल्दी से उठकर घर का काम कर, तू नहीं करेगी तो तेरा बाप करेगा क्या। मैं सुबह उठकर घर का सारा काम करती, नाश्ता बनाती और फिर स्कूल जाती, और जब वापस स्कूल से आती तो फिर मुझे घर के कामों में लगा दिया जाता। और जब मैं रात को थक हार कर बिस्तर पर लेट जाती तो मैं अपनी अम्मी को याद करके बहुत ज्यादा रोती कि पता नहीं क्यों ऊपर वाले ने मुझे मेरी अम्मी से दूर कर दिया। अगर मेरी सगी माँ होती तो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करती। मैंने काफी बार पापा को बताना चाहा। जैसे ही मेरे पापा आते और मैं खाना लेकर जाती तो वो मेरे हाथ से खाना छीन लेती और पापा के सामने गुस्से से कहती कि सारा दिन तो पड़ी रहती है और अब पापा के लिए खाना लेकर ऐसे चल जा, यहाँ से जाकर सो जा, और फिर सुबह स्कूल के लिए नहीं उठती है। मेरे पापा से वो मेरी तरह तरह की शिकायतें करती। मैं चुपचाप वहां से चली जाती हूँ और थक हार कर सो जाती। मेरे पापा भी अम्मी के कहने पर चलते, उन्हीं की बात मानते, उन्हीं की सुनते थे। मेरे पापा का व्यवहार भी अब मेरे लिए पहले जैसा नहीं रहा। मैं रात को बहुत रोती और ऊपर वाले से कहती कि इस सब से मेरी जान कब छूटेगी और कब मुझे सुकून की जिंदगी मिलेगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बचपन खेलने कूदने के बजाय इस कश्मकश में गुजर जाएगा। इन हालातों ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। मेरे और बहन भाइयों ने भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार रखा था। वो मेरे पापा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते। मेरे पापा ने उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया था और बहुत काबिल बना दिया था। अम्मी को भी इस बात का गुरूर था कि उन्होंने 2 बेटे पैदा किए हैं और मैं अपनी अम्मी की आखिरी निशानी थी। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पापा ने मेरी अम्मी से बहुत मोहब्बत की थी और वो मेरी परवरिश के लिए ही दूसरी शादी करने के लिए राजी हुए थे। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मेरी दूसरी अम्मी मेरे साथ कभी इस तरह पेश नहीं आई जैसे मेरे पापा सोचते थे, बल्कि वो तो उल्टा मेरे पापा की नजरों में मुझे इतना गलत साबित कर सकती है कि मैं ये बात सोच भी नहीं सकती थी। आखिर सौतेली माँ सौतेली ही होती है। मेरा स्कूल अब खत्म हो चुका था और मेरी सौतेली माँ ने अब मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। वो मेरे लिए ऐसे अजीबोगरीब रिश्ते देख रही थी कि जैसे बस मुझसे जान छुड़वानी हो। वो मुझसे बस अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। मैं तो जैसे सब घर वालों के लिए बोझ बन चुकी थी। हर कोई मुझसे पीछा छुड़वाना चाहता था। पता नहीं मैंने इन सब का क्या बिगाड़ा था। मुझे तो खबर भी नहीं थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या इस सब की वजह यह है कि मैं एक लड़की हूँ, या ये कि मैं इन सब के लिए सौतेली हूँ। मेरे भाई मेरा मजाक बनाते और अपनी पढ़ाई लिखाई पर गुरूर करते और मेरी अम्मी हमेशा इनका साथ देती और कभी मेरे भाइयों को पापा की नजरों में गिरने नहीं देती और मुझे हमेशा जलील करती रहती। मेरे रिश्ते की मामी अम्मी की गैर मौजूदगी में मुझसे मिलने के लिए आती और कहती कि बेटी सब्र कर, ऊपर वाले ने तेरे लिए कुछ बेहतर जरूर सोच कर रखा होगा। वो मेरे ऊपर हुए तमाम जुल्मों सितम से वाकिफ थी और एक वही थी जो अपनों में सबसे ज्यादा अपनी थी। लेकिन वो अम्मी के सामने मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी तो इसके पापा के सामने ये मुझे भी बुरा बनवाकर मेरा आना जाना भी इस घर में बंद करवा देगी। वो छिपकर मुझसे मिलती है और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है।
मेरे लिए कपड़े लेकर आती है, खाने पीने की बहुत सारी चीज लाती है। एक दिन तो गजब ही हो गया जब मैंने अपने पापा से कॉलेज जाने को कहा कि ये मेरा पहला और आखिरी सपना था। लेकिन मेरे बहन भाइयों ने और अम्मी ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। पापा जैसे तैसे मेरे एडमिशन के लिए राजी हो गए। आज मेरा कॉलेज का पहला दिन था और मैं हंसी खुशी घर वापस आ रही थी। मेरा आईडी कार्ड, जो कि गलती से रास्ते में गिर गया था, और वो मेरे ही कॉलेज के किसी लड़के को मिल गया। मैं रास्ते में थी और कुछ ही दूरी पर थी तो वो मुझे आवाज लगाता हुआ आया कि सुने, मेरी बात तो सुने। मेरा दिल घबराने लगा। मैं आवाज सुनकर रुक गई। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरा आईडी कार्ड हाथ में लिए खड़ा था। वो बोला कि आपका आईडी कार्ड रास्ते में गिर गया था। मैंने सोचा कि आपको देता हुआ निकल जाता हूँ। बस वो मुझे मेरा आईडी कार्ड देकर चला गया। मैं जब घर लौट कर आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा, मम्मी और मेरे दोनों भाई सामने खड़े थे और वो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे जान से मार देंगे। इतना गुस्सा इन सब की आंखों में नजर आ रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ अम्मी? वो बोली, चुप कर आवारा, तूने ये सब करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया था? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या कह रहे हैं। इतनी देर में मेरे पापा ने गुस्से में मेरे मुंह पर चांटा मार दिया। मैं रोती हुई बोली कि क्या हुआ है? आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने करा क्या है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? पापा गुस्से में बोले कि आखिर तू उस गैर लड़के के साथ बीच सड़क पर क्या कर रही थी? मैंने अपने भाइयों की तरफ देखा। वो बोले कि हमने तुम्हें खुद सैर सपाटे करते हुए देखा है इस लड़के के साथ। एक भाई बोला कि मैं इस बदतमीज की जान ले लूंगा और गुस्से से मेरे आगे आने लगा और उसने अपने मोबाइल में मेरी और उस लड़के की फोटो क्लिक कर ली आईडी कार्ड लेते हुए, और धोखे से पापा की नजरों में मुझे गलत साबित कर दिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी और झूठे इल्जाम मेरी मम्मी ने मुझ पर लगा दिए। वो मेरे पापा से कहने लगी कि मैं कहती थी ना फैसल, ये लड़की तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस लड़की ने पूरे मोहल्ले में हमें बदनाम कर दिया। क्या जरूरत है इसे इतना ज्यादा पढ़ाने लिखाने की? जल्दी से कोई भी रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दो। वो बोले कि इससे पहले कि हमारे मुंह पर कालक थोप कर चली जाए, इसको इस घर से दूर कर दो। और पापा चीख कर बोले, जा चली जा, मेरी नजरों से दूर दूर हो जा। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं पूरी रात रोती रही कि ऐसी भी क्या गलती है मेरी, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं रोते रोते सो गई। सुबह मुझे मेरी वही मामी मिलने के लिए आई। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो मुझे समझाने लगी कि भरोसा रख ऊपर वाले पर, सब्र कर और मैं तेरे साथ हूँ, मैं कोई ना कोई हल निकालती हूँ। ये कहकर वो चली गई। मेरे भाइयों ने मेरी पढ़ाई रोक दी थी। मुझे सारा दिन मेरी अम्मी ताने देती रहती थी। मेरे पापा भी मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। एक दिन मेरी वही मामी घर पर आई और मेरी अम्मी और पापा से मेरी बुराई करने लगी। फिर मेरी अम्मी और पापा को बातों में उलझाकर बोली कि मेरी नज़र में एक रिश्ता है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आगे बात चलाऊं। मेरी अम्मी एकदम बोली, हाँ हाँ बात आगे चलाओ, देर किस बात की है, जल्दी से इसको इस घर से दफा करो। मेरे पापा गुस्से में थे। मेरे पापा बोले कि जैसा तुम लोगों को सही लगे वो करो और तुम बस जल्दी से इसको यहाँ से रफा दफा करो। ये बोलकर वो चले गए। मेरे भाई बहन मेरा मजाक उड़ाने लगे और मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरी मामी छिपकर मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि फिक्र मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा कर और इस रिश्ते के लिए राजी हो जा, यही तेरी किस्मत है। वो ये कहकर चली गई। मैं सारे रिश्तों से थकी हुई थी और अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गई थी। मेरे पास इस रिश्ते को हाँ करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैं भी किस्मत के हाथों मजबूर हो गई और रिश्ते के लिए मान गई। अगर मम्मी पापा चाहते तो मेरी शादी बहुत धूमधाम से कर सकते थे। मैं उनके घर की बड़ी बेटी थी, लेकिन मेरी किस्मत तो जैसे मेरा साथ ही छोड़ चुकी थी। पापा ने घर की भाग दौड़, घर की सारी जिम्मेदारी और सारी चीजें अम्मी के हाथों पर छोड़ रखी थी। तभी अम्मी ने लड़के के घर वालों को अपनी गरीबी के झूठे किस्से सुनाकर सादगी से मेरी शादी के लिए राजी कर लिया। मैं चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी और मैं कर भी क्या सकती थी। अब तो मैं तंग आकर जल्द से जल्द घर को छोड़ देना चाहती थी। खैर जल्दी में
और सादगी से मेरी शादी करके मुझे रुखसत कर दिया गया। और मेरे पापा और मेरे भाइयों ने लड़के की भी कोई मालूमात करना जरूरी नहीं समझा, उसकी कोई भी छानबीन नहीं करी, जैसे क्या करता है, कौन है, कैसे लोग हैं, वो मुझे कैसा रखेगा। ये सब तो बस अपने सर से मेरा बोझ उतारना चाहते थे, इसलिए कुछ नहीं, उन्होंने कोई भी छानबीन नहीं करी और बस मुझे भट्टी में झोंक दिया। और सच कहूँ तो मैं भी रुखसत होकर उनकी तरफ पलटकर देखने के लिए भी राजी नहीं थी। बहरहाल मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आई तो मैंने जैसे ही वहां पर कदम रखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इस तरह मोड़ लेने वाली है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। इतना आलीशान घर, नौकर चाकर, हर वो चीज जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बहुत आलीशान तरीके से स्वागत हुआ। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी एक छोटी नंद और 3 देवर थे। मैं इस घर में सबसे बड़ी बहू बनकर आई थी। मेरे ससुराल में सभी का व्यवहार बहुत ही ज्यादा अच्छा था और खास करके मेरे पति का। मेरे पति मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। शादी की पहली रात उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस घर में आराम से रहो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस घर का मान कभी मत तोड़ना। इस घर के लोग बड़ी चाहत से तुम्हें इस घर में लेकर आए हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश थी और मैं ये सोच रही थी कि ऊपर वाले ने मुझे वो सारी खुशियां दे दी जिसका मैं बचपन से इंतजार कर रही थी। अब मैं अपने घर वालों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। मेरा वलीमा खूब धूमधाम से, बहुत आलीशान तरीके से किया गया। मेरे घर वालों को भी दावत दी गई। मेरे पति ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, वो लोग जैसे भी हैं तुम्हारे घर वाले हैं, उन्होंने जो भी किया वो उनकी गलती है और ऊपर वाले ने तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल दे दिया। असल में मेरे पति मेरी मामी के सगे भांजे थे। मेरे साथ हुए सब जुल्म सितम के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते थे। वो मेरे किसी भी राज से अनजान नहीं थे, वो सब कुछ जानते थे। जब मेरे घर वाले वलीमे पर आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब कैसे हुआ? हमने तो इसे लवारिस समझकर विदा कर दिया था और यहाँ तो जैसे इसकी किस्मत ही जाग गई हो। यहाँ तो सब मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। मेरे देवर और नंद की भी भाभी भाभी करते जुबान नहीं थक रही थी और मेरे सास ससुर मुझे अपने खानदान वालों से मिलवा रहे थे। यहाँ पर सभी बहुत ही ज्यादा अमीर थे। मेरे घर वाले कोने में खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। मेरी अम्मी को तो ये सब देखकर जैसे आग लग रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था, वो मेरी किस्मत का दिया मुझसे यहाँ पर भी छीन लेती। वो मेरे ससुराल वालों के कान भरने की कोशिश में यहाँ पर भी लगी रही थी, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब ऊपर वाले की रहमत से मुझे दिल से चाहते थे। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। मैं सबसे ज्यादा अपनी छोटी नंद, जिसकी उम्र 17 साल थी, निखत, उससे बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी। वो मुझे अपनी बड़ी बहन जैसा समझने लगी थी और मैं भी उसे अपनी छोटी बहनों की तरह समझती थी। वो मुझसे अपनी हर बात शेयर किया करती थी। भाभी भाभी कहती थी, मेरे आगे पीछे ही टहलती रहती थी। वो घर में सबकी बहुत ज्यादा लाडली थी। पता नहीं क्यों मुझे उसमें अपना बचपन नजर आता था। उसकी आंखों में मुझे उदासी नजर आती थी। ऐसा लगता था उसकी हंसी के पीछे कोई गहरा जख्म छुपा हो और फिर मैं उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन भी मुझे अपनी सास के साथ ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो मेरी माँ नहीं मेरी सास हों। वो भी मेरे साथ सगी माँ से भी ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से पेश आती। मुझे घर का कोई भी काम करने नहीं देती थी। नौकर चाकर काम में साथ साथ लगे रहते। मेरी नंद मेरे पास आकर बैठ जाती और मुझे कुछ कहने वाली ही होती, जैसे मुझे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन फिर वो एकदम से डर जाती और मेरी सास फौरन वहां पर आ जाती और उसे गले से लगा लेती और कहती कि तुम तो बहुत कमजोर हो रही हो, चलो आराम करो, मैं तुम्हें गर्म करके दूध देती हूँ। और उससे प्यार करती हुई अपने साथ ले जाती और उसे अपने पास सुलाती। मुझे उसे देखकर आंसू आ जाते और ये देखकर मैं सोचती कि काश मेरी सगी माँ बचपन में मुझे यूं छोड़कर नहीं जाती तो वो भी मुझसे ऐसे ही प्यार करती। मेरी लाडली नंद कितनी चहीती और कितनी खुशनसीब है, सबकी लाड दुलारी है। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। वक्त मुझ पर फिर से दोहराने वाला था। एक दिन रात को मुझे सोते हुए
कुछ अजीब सी घुटी घुटी आवाज आने लगी। मैं भागती हुई अपनी सास के कमरे की तरफ गई। मुझे लगा कि मेरी सास की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी सास के कमरे में गई तो मेरी सास निखत का सर दबा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ अम्मी? तो बोली, कुछ नहीं, इसके सर में दर्द है, मैं इसके सर की मालिश कर रही हूँ, तुम इसके लिए जरा चाय बनवा दो। मेरे ससुर काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे और अम्मी अपने पास निखत को सुला लेती थी। वो निखत से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि निखत बहुत ज्यादा परेशान सी रहती है। उसकी आंखों में अजीब सी कशमकश दिखाई देने लगी थी। मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की तो वो डरी डरी सहम सी जाती थी। मैंने अपनी सास से बात की कि आप तो निखत के बहुत ज्यादा करीब हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे निखत हम सब से कुछ छुपा रही हो। मेरी सास बोली कि हाँ, कुछ दिन से वो अजीब व्यवहार करने लगी है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। न जाने हमारी हंसती खेलती निखत को किसकी नजर लग गई है। वो रोने लग गई। मैंने उन्हें तसल्ली दी, अम्मी आप परेशान न हो, हम सब निखत के साथ हैं। मुझे फिर से अपनी अम्मी की याद आ गई, निखत के लिए इतना प्यार देखकर। मेरी नंद परेशान सी, डरी सी, खोई खोई सी, सहमी सहमी सी रहती थी और ऐसा लगता जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती है, लेकिन डर की वजह से वो बोल नहीं पा रही। एक दिन वो भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी भाभी। वो किसी खौफ में थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वो चकरा कर एकदम वहीं पर गिर गई और बेहोश हो गई। मैंने जोर से सबको आवाज लगाई, सब जमा हो गए, सब उसको अस्पताल लेकर पहुंचे। उसके सारे टेस्ट हुए और हम निखत को लेकर घर पर आ गए। 2 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट्स आई तो सब बहुत ज्यादा परेशान थे और सब घर पर ही थे। हम सब घर वालों पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी जब पता चला कि मेरी 17 साल की नंद प्रेग्नेंट है। उसके चारों भाइयों की आंखों में जैसे खून उतर आया था। सबने निखत से हजारों सवाल कर डाले कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, तुम कैसे इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती हो। निखत डर गई और खौफ में थी। वो नजरें चुरा रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं निखत का साथ दूं या फिर घर वालों का, क्योंकि इतनी कम उम्र में ऐसा होना ये तो हैरत की बात थी। या तो कोई निखत का गुनाहगार है जो निखत की इज्जत के साथ खेल गया। मैं भी बहुत ज्यादा सदमे में थी, लेकिन जब भी मैं अपनी नंद को देखती तो मुझे उसकी आंखों में अपना बचपन नजर आता। मेरा जमीर भी कश्मकश में घिरा हुआ था। सब लोग निखत के खिलाफ थे, लेकिन मेरी सास ने निखत का साथ नहीं छोड़ा। वो पूरा दिन इसको अपने कमरे में रखती। मैं जब भी उससे मिलने जाती वो इसकी खिदमत में लगी हुई होती। कमरे में से रोने की आवाजें आती। मैं जब निखत से मिलने जाती तो वो डरी डरी सहमी सहमी बेड पर बैठी रहती। मैं उससे पूछती और कहती कि घबराओ मत निखत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ ये किस कमबख्त ने किया, तुम्हारे साथ। उसे उसके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। वो मेरी बातों से थोड़ा सुकून में आई, लेकिन उसने मुझे ऐसा इशारा किया कि मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तो अजीब परेशानी में घिर गई और मैं उठकर वहां से चली गई। मेरी सास ने उसे दवाई देकर सुला दिया। मैं पूरी रात सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। निखत का गुनाहगार हमारी आंखों के सामने है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये भी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसकी कैसे मदद करूं। फिर मेरा दिल ये भी कहता कि हो सकता है कि निखत कोई गलत फहमी का शिकार हो गई है। जैसा वो कह रही है ऐसा नहीं हुआ होगा। रात होने को थी। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर में ही मेरे पति कमरे में आ गए और गुस्से में निखत को बुरा भला कहने लगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि हो सकता है निखत बेकसूर हो। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहने लगी कि मेरे सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है। मैं सोच सोच कर कहीं पागल न हो जाऊं। पूरा खानदान हम पर थू-थू करेगा। हम सब के लाड प्यार ने और खासकर अम्मी के लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया कि वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर बैठी। जाओ अम्मी के कमरे से सरदर्द की गोली ले आओ। मैं जल्दी जल्दी अम्मी के कमरे की तरफ जाने लगी। अभी मुझे पहुंचे हुए कुछ देर ही हुई थी तो मैंने निखत की रोती हुई आवाज सुनी। मैंने छुपकर कमरे में देखा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि मेरी 17 साल की नंद के साथ मेरी सास। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैं छिपकर वापस आ गई। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैं ये सोच रही थी कि निखत के साथ ऐसा भी तो हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते थे।
लेकिन ऐसा कैसे? मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। मेरे सामने हर वो याद ताज़ा हो गई जो बचपन में मेरे साथ हुआ था। मैं निखत का साथ नहीं छोड़ सकती थी। शायद ऊपर वाले ने मुझे इस घर में इसीलिए भेजा था। मेरे दिल में अभी भी यही सब कुछ चल रहा था। इतने में ही मेरी सास मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली। मैं एकदम से चौंक गई। वो रोने लगी कि मेरी निखत को बचा लो, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जीते जी मर जाऊंगी। शायद मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ रहा था। मुझे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने थे और इस गुनाहगार को रंगे हाथ पकड़ना था। मैं मेहनत करने में लगी हुई थी और एक तरफ सोच रही थी कि मेरे पति और बाकी के घर वाले मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। मैं हर रात अपनी सास के कमरे में छिपकर जाती और सबूत तैयार करती। एक दिन मैं अपने पति के साथ बातों में व्यस्त थी। अचानक से मुझे ख्याल आया और मैंने निखत की बात छेड़ दी। लेकिन जब मेरे पति के मुंह से ये निकला कि हमने निखत को सगी बहनों से ज्यादा प्यार किया और कभी उसे सौतेली नहीं समझा, मेरे तो होश ही उड़ गए। ये सब क्या हो रहा है? मैं भागी हुई अपनी मामी के पास गई जिसने मेरा रिश्ता तय करवाया था। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें इस घर में इसीलिए ही लाई थी कि तुमसे बेहतर निखत को कोई और नहीं समझ सकता। अब तुम ही इसकी मदद कर सकती हो। तुम ही एक ऐसी इंसान हो जो इसका दर्द समझ सकती हो। मैं इनसे बात करके घर वापस आ गई और रात को छुपकर सास के कमरे में एक कैमरा लगा दिया जिसमें हर रात होने वाले निखत के साथ मूवमेंट रिकॉर्ड होने लगे और मैं सही वक्त का इंतजार करने लगी जब मैं इस गुनाहगार का राज सबके सामने लेकर आऊंगी। और वो वक्त आ गया और आज मेरे ससुर भी घर में थे। मेरी सास रो रो कर उन्हें निखत के प्रेग्नेंट होने की बात बताने लगी। मेरे पति और तीनों देवर भी घर में वहीं पर मौजूद थे। मैंने कहा, प्लीज आप लोग मेरी एक बार बात तो सुने, उसके बाद आप निखत को जो चाहें सजा दें। मैंने सबको सारी सच्चाई बता दी, लेकिन मेरे पति मुझ पर हाथ उठाने लगे। बोले, खबरदार, अगर तुमने मेरी माँ को एक लफ्ज और भी कहा तो वो मुझे थप्पड़ मारने ही वाले थे। तभी निखत चीख पड़ी और मेरे पति का हाथ पकड़कर बोली, बस भाई, अब और नहीं, मेरा सब्र अब टूट चुका है। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। इतनी ही देर में वहां पर पुलिस आ गई और मेरी सास को गिरफ्तार करने लगी। सब हैरानगी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, आखिर सगा सगा ही होता है और सौतेला सौतेला। मेरे पति बोले, आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बोली, जो मेरे साथ बचपन में हुआ वो सब कुछ निखत के साथ दोहराया जा रहा था। मुझे 3-4 बार शक हुआ था जब मैंने निखत को अम्मी के कमरे में रोता हुआ और चीखता हुआ देखा था। अम्मी निखत के बाल नोच नोच कर रात को उसे मारती थी और इसको डरा धमका कर रखती थी, क्योंकि पापा से इनके 4 बेटे हैं और निखत अम्मी की सौतेली बेटी है और पापा की जायदाद का ज्यादातर हिस्सा निखत के नाम पर था। वो कैसे भी करके इसे शर्मिंदा करके इस घर से निकलवा देना चाहती थी या फिर इसे पागल साबित करके पागल खाने भेज देना चाहती थी। और आप सब लोग सालों से इस बात से बेखबर थे, क्योंकि आपके सामने तो वो निखत पर बहुत ज्यादा प्यार लुटाती थी। लेकिन किस्मत का करना देखो, मुझे ऊपर वाले ने यहाँ पर इसीलिए भेजा कि जो कुछ मेरे साथ बचपन में हुआ वो किसी और लड़की के साथ दोबारा न हो। पहले तो निखत के साथ अम्मी का प्यार भरा व्यवहार देखकर मुझे अपनी अम्मी की याद आती थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था। लेकिन आपने जिस दिन मुझसे कहा कि निखत आपकी सगी नहीं बल्कि सौतेली बहन है, तो मैं अपनी मामी के पास भागी और मामी, जो निखत की अम्मी और निखत के बारे में सब जानती थी, वो सब कुछ मुझे बताने लगी कि कैसे निखत की अम्मी को निखत के पापा के सामने गलत फहमियों का शिकार करके कैसे उसे घर से निकाला और पैसों के लालच में पूरी जिंदगी आप सबको धोखे में रखा। इतना सब कुछ कहने के बाद भी मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। सास को तो पुलिस ले जा चुकी थी। निखत भी रो रो कर सबको सच बताने लगी, लेकिन कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। मेरे ससुर बोले कि हाँ, मुझसे एक गलती जरूर हुई है, शायद लड़की ठीक कह रही है। मेरे ससुर रोने लगे तो मैंने कहा, पापा बताएं आप सबको। तो पापा बोले, मैंने निखत की माँ से दूसरी शादी अपनी पहली बीवी की बातों में आकर की थी और जब उसने अपनी सारी जायदाद और दौलत मेरे नाम कर दी तो मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाला था। लेकिन ये सब मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर किया और अब समझ में आया कि वो औरत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी। निखत की माँ कुछ सालों बाद इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी सारी दौलत निखत के नाम है।
वो बगैरत इतने सालों से हमें धोखा दे रही थी और मैं कभी भी समझ नहीं सका और बेखबर होकर सब कुछ उसके हाथ में दे बैठा। और मैं निखत की माँ पर जो शक किया वो भी झूठा था। इस औरत ने हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की और खुद सीधी साधी बनकर तमाशा देखने लगी। वो रोने लगे और कहने लगे, निखत मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सब होने के बाद इनके चारों बेटे रोने लगे और कहने लगे, नहीं, हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यकीन था कि मेरे पति हमारी बातों का यकीन नहीं करेंगे। जाहिर है वो सगी औलाद जो ठहरी उनकी। फिर मुझे उस कमरे की याद आई। मैं फौरन सास के कमरे में गई और वो कैमरा लाकर जो मैंने सास के कमरे में लगाया था वो लेकर आ गई और अपने पति को देते हुए बोली, ये लो सबूत जिसमें तुम्हारी अम्मी की सारी कहानियां मौजूद हैं जो निखत कितने सालों से बर्दाश्त कर रही थी। उस कैमरे की वीडियो देखकर वो चारों भाई भी रोने लगे कि कैसे वो डराती और धमकाती थी और कैसे निखत को खौफ में रखती थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया और बोली, निखत वो तुम्हारा प्रेग्नेंट होना। वो रोती हुई बोली, भाभी मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। अम्मी ने आप सबकी नजरों में मुझे गलत साबित करने के लिए झूठी रिपोर्ट्स बनवाकर आप सबको दिखाई थी और डॉक्टर भी पैसों के लालच में अम्मी के साथ मिली हुई थी। वो मुझे बेहोशी की दवाइयां देती रहीं और मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रही। चारों भाई निखत की नजरों में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए और निखत से रो रो कर माफी मांगने लगे कि ये सब उनकी अम्मी ने किया है। हमें इस बात की कभी खबर नहीं हुई और आज सच्चाई हमारे सामने आ ही गई। अम्मी को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हम सब भाई निखत तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ हुए जुल्म के और ज्यादती के जिम्मेदार भी हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम हम सब की लाडली थी और आज भी हो और हमेशा रहोगी। हमने तुम्हें कभी भी सौतेला नहीं समझा। अम्मी को जेल हो चुकी थी। हम सब अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे। निखत को हमने पढ़ा लिखाकर एक अच्छे घर में शादी कर दी और मेरे ससुर ने भी अपने हिस्से की सारी दौलत और जायदाद निखत के नाम कर दी थी। मैं अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। ऊपर वाले ने हमें बेटी और बेटा दोनों से नवाजा था। मेरे तीनों छोटे देवरों की भी शादियां हो गईं, लेकिन काफी समय बाद मेरे पापा मेरे घर पर आए और मुझसे माफी मांगने लगे और मुझे बताया एक हादसे में मेरी सौतेली माँ और तीनों भाई बहन की मौत हो गई और मेरी अम्मी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और जाते जाते पापा को सारा सच बता गई। ये सब सुनकर मैं रोती हुई उनके गले से लग गई और मैंने उन सबको दिल से अपना लिया था। खैर ऊपर वाले ने शायद उनको मेरे साथ किए हुए जुल्म की इस तरह से सजा दी है। ये तो सच है कि सगे और सौतेले रिश्ते कहीं न कहीं धोखे दे ही जाते हैं, लेकिन गलत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इंसान के किए हुए गुनाहों की सजा ऊपर वाला इसी दुनिया में दिखा ही देता है। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।